हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ऑल गुड। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हमारी बच्चों रिवीजन क्लास नंबर 5, जिसमें हम चैप्टर करेंगे बच्चों यहाँ पर डेट द फ्री कंसेंट। जो मैं हर रिवीजन क्लास में आपका एक फुल चैप्टर कवर कर रहा हूँ। हो सकता है कोई चैप्टर आपका जल्दी कवर हो जाता है, कोई हो सकता है किसी में आपका चैप्टर बड़ा हो। अब जैसे ये वाला चैप्टर बच्चों फ्री कंसेंट, ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें टॉपिक ज़्यादा आपके डिफाइन किए गए हैं। तो आप रिवीजन जो क्लास आप देखोगे वो चैप्टर वाइज आप यहाँ पे देख रहे हो कि कौन कौन से चैप्टर्स के अकॉर्डिंग है। और मैं साथ साथ आपको उसकी वेटेज भी बता रहा हूँ कि एग्जाम के लिए उसकी वेटेज क्या है। ठीक है। जैसे बच्चों ये चैप्टर अगर मैं बात कर रहा हूँ, डेट द चैप्टर का नाम क्या है? फ्री कंसेंट। चैप्टर नंबर 5 है आपका, डेट द फ्री कंसेंट। तो बच्चों इस चैप्टर में ना पहले इंस्टीट्यूट बहुत कम पूछता था, लेकिन अब अगर मैं रिसेंटली अगर बात करता हूँ, जो अभी जनवरी 21 में एग्जाम हुए हैं और जो दिसंबर में हुए हैं, उसमें इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से बहुत कुछ आपका पूछा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे तो बहुत कुछ आपका यहाँ पे पूछा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इसमें से क्या क्या आ सकता है, वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा बच्चों। यहाँ पर फिलहाल हम चैप्टर देखते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट भी है, एंड साथ साथ हम आपको फुल चैप्टर यहाँ पर अब रिवाइज करेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर का नाम देखो, दैट है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई कंटेंट करेंगे तो पार्टी मस्ट फ्री। इस चीज से फ्री, डेट द फ्री फ्रॉम बर्निंग बर्डन। आप उसके ऊपर कोई बर्डन डाल के आप कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करा सकते, वो उसकी मर्जी है कि वो कंटेंट करे या ना करे। ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो दैट इज, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है आपका कि एट द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट पार्टी मस्ट फ्री। पार्टी फ्री होनी चाहिए किसी भी बर्डन से। ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर में ना आप क्या पढ़ने वाले हो? इस चैप्टर में बच्चों यहाँ पर टोटल 5 सिचुएशंस, टोटल 5 केसेस आपको बताए गए हैं जहाँ पर ये ट्रीट किया जाता है कि पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं होती। पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं होती। तो कौन कौन से पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे? फर्स्ट वन कॉर्कन पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर भी क्या होता है ये। सेकंड वन अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड वन फ्रॉड, फोर्थ वन मिस रिप्रेजेंटेशन, एंड फिफ्थ वन डेट इज अ मिस्टेक। ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो चलो जी आ जाओ, तो वन बाय वन यहाँ पे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है बच्चों, डेट इज द कॉर्कन। तो जो क्वेर्कन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुना। क्वेर्कन में यहाँ पर सिंपल थिंग है बच्चों, यहाँ पे जब आप किसी के ऊपर फिजिकल प्रेशर डाल रहे हो, फिजिकल प्रेशर, उसको मारने की धमकी दे रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी उसके प्रॉपर्टी हम उससे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी मुझे नहीं दी तो आई विल किल यू। दैट्स वन। तो इस केस में बच्चों यहाँ पे हम कौन सा प्रेशर डाल रहे हैं? फिजिकल, उसको मारने की धमकी दी जा रही है। तो उसको बच्चों क्या बोलेंगे यहाँ पर? वो भी ये गलत है कि वहाँ पर पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं है। तो वो कौन से आपके केस में आएगा? दैट इज क्वेर्कन। तो बच्चों कोएर्कन का मतलब क्या होता है कि जहां पर पॉइंट नंबर वन, आप या तो कमिट और थ्रेट टू कमिट, कमिट और थ्रेट टू कमिट एनी एक्ट, कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो लॉ के अकॉर्डिंग पनिशेबल है, जो लॉ के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन बाय लॉ। दैट्स अ फर्स्ट पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना, जो फर्स्ट पॉइंट मेरे को बताया कि भाई या तो वो आप प्रॉपर्टी लेके उसको मार रहे हो, ठीक है, या फिर उसको धमकी दे रहे हो, दैट इज द थ्रेट टू कमिट। तो दोनों के दोनों यहाँ पर कोएर्कन माने जाएंगे आपके। सेकंड थिंग जो बच्चों बताई गई यहाँ पर, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, या तो आप पार्टी को धमकी दे रहे हो या फिर उसकी फैमिली को धमकी दे रहे हो, दोनों केस में एक कोर्कन माना जाएगा। उसको मारने की धमकी दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सेकंड थिंग जो बच्चों कह रहे हो कि आपने उसको धमकी किस चीज़ की दे रहे हो? मारने की धमकी नहीं दे रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी दे रहे हो। आपने कहा कि ये प्रॉपर्टी आप मुझे मेरे नाम कर दो, अदरवाइज मैं ये प्रॉपर्टी आपसे छीन लूंगा, अपनी ये प्रॉपर्टी आपसे जबरदस्ती ले लूंगा। तो दैट्स वन। तो वो भी एक यहाँ पर कोर्कन माना गया है। ठीक है। तो मतलब सेकंड धमकी क्या दे रहे हो बच्चों यहाँ पे? या तो डिटेन और थ्रेटनिंग टू डिटेन, या थ्रेट टू डिटेन। इस चीज़ के बच्चों डिटेन करने की बात की जा रही है। प्रॉपर्टी, तो याद रखना, अगर प्रॉपर्टी डिटेन या थ्रेट टू डिटेन की आप बात करते हो तो उसको भी यहाँ पर क्या माना जाएगा? दैट्स कॉल्ड द कोहरकट। तो दो चीज़ें बच्चों यहाँ पर मैंने ली है, दैट इज कमिट और थ्रेटिंग टू कमिट। तो ये चीज़ याद रखना बच्चों यहाँ पे। एनी एक्ट फॉरबिडन दैट इज पनिशेबल, पनिशेबल बाय लॉ। विच लॉ बच्चों यहाँ पर? तो याद रखना, विच लॉ? डेट इज द इंडियन पेनल कोड। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी पनिशमेंट मिलती है वो इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग इंडिया में पनिशमेंट दी जाती है। तो ये दो चीज़ बच्चों यहाँ पर बताई गई है कि भाई क्वेर्कन हम किसको यहाँ पर कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है बच्चों। यहाँ पे तीसरा एक पॉइंट जो यहाँ पे केस स्टडी से लिया गया है कि उसको भी यहाँ पर क्या बोला जाएगा? दैट द क्वेर्कन। और वो क्या है बच्चों? यहाँ पे पॉइंट ध्यान सुना। अगर एक पर्सन को धमकी दी जा रही है कि भाई तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, अदरवाइज मैं सुसाइड कर लूंगा या सुसाइड कर लूंगी, तो बच्चों याद रखना, इस तरह से सुसाइड की धमकी देना
वो भी एक कोर्कन यहाँ पर माना गया है कि आप जानबूझ के दूसरे पर्सन पर प्रेशर डाल रहे हो इस तरह से। दैट इज द थ्रेट टू कमिट सुसाइड। थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज ऑल्सो ए कोर्कन। लेकिन एक पॉइंट याद रखना बच्चों, जो पॉइंट नंबर 3 है ना आपका, जो थ्रेट टू कमिट सुसाइड, ये कब फर्क पड़ेगा? जब कोई आपका क्लोज पर्सन, जो क्लोज रिलेटिव है, अगर वो इस तरह से आपके सामने मरने की धमकी दे रहा है, भी मैं मर जाऊंगा या कुछ भी वटेवर, तो इस तरह की कोई भी अगर धमकी दी जाती है सुसाइड की, तो वो यहाँ पर क्या माना जाएगा? उसको भी कोर्कन यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। तो दैट्स पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो 3 पॉइंट यहाँ बताए गए हैं, कमिट और थ्रेट टू कमिट, डिटेन और थ्रेट टू डिटेन, थ्रेट टू कमिट सुसाइड एज ए कोर्कन। दैट्स पॉइंट बच्चों यहाँ पर। ये कोर्कन का मीनिंग यहाँ पर बताया गया, कोर्कन किसको कहते हैं। अब जो इसमें कोर्कन तो आपने कर लिया कि कोर्कन क्या होता है, लेकिन अगर कोर्कन हो गया है तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा? कि मान लो अगर प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई और आपने कैसे लिए प्रॉपर्टी, यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन को धमकी देकर आपने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, तो उस केस में उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो उसको बच्चों कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है, नाउ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ पार्टीज। अब ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे ऑप्शन कौन सी पार्टी के पास होगी? तो दैट इज द एग्रीव्ड पार्टी। बच्चों एग्रीड पार्टी किसको बोलते थे हम? एग्रीड पार्टी होता है कि जहां पर जिसके साथ गलत हुआ, जिसकी फ्री कंसेंट नहीं ली गई, दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो उसको हम यहाँ क्या बोलेंगे? दैट्स द एग्रीड पार्टी। पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो उसके लिए एक वॉइडेबल रहेगा, मतलब उसकी मर्जी है, वो कोर्ट में जाके उसको वॉइड भी कर सकता है या फिर कोर्ट में ना जाए, उसको वैलिड रखे। वैलिड रखेगा तो ठीक है, अगर वो वॉइड करना चाहता है, ठीक है जी यहाँ पे, तो इस केस में याद रखना बच्चों यहाँ पर, कोर्ट में प्रूव करने का काम किसका रहेगा? तो दैट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ। तो याद रखना बच्चों यहाँ पर, ये बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा एग्रीड पार्टी पर। उसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो वो एग्रीड पार्टी कोर्ट में प्रूव करेगी कि मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है जी यहाँ पे। और बच्चों अगर वो प्रूव कर दिया गया, इफ प्रूफ्ड, अगर ये कोर्ट में प्रूव हो गया, तो याद रखना जो एग्रीमेंट किया गया है, वो एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा, वो एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा। लेकिन एक साथ में एक बेनिफिट और रहेगा यहाँ पर, बेनिफिट भी कह सकते हो, बर्डन भी कह सकते हो। अगर उस एग्रीड पार्टी ने कोई बेनिफिट लिया होगा, हो सकता है मान लो प्रॉपर्टी तो ले ली थी आपने, लेकिन उसके पैसे आपने मुझे दे दिए थे, मैं हूँ एग्रीड पार्टी। अब प्रॉपर्टी तो मैंने ले ली आपसे वॉइड करके, लेकिन जो मैंने आपसे पैसे लिए हुए हैं, क्या वो पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे? तो आंसर इज यस, मुझे वो पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। तो दैट इज, तो उसको बोलते हैं बच्चों, इस रूल को बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड द रूल ऑफ रीस्टोरेशन। तो बच्चों रूल ऑफ रीस्टोरेशन का मतलब होता है कि जहां पर आप क्या कर रहे हो, वहां पर जो बेनिफिट एक दूसरे को दिया गया था, वो आप उसे वापस ले रहे हो, ठीक है। तो आप उसे प्रॉपर्टी लोगे और आपने जो पैसे लिए हुए हैं, आप उसको पैसे वापस करोगे, ठीक है। तो रूल ऑफ रिस्टोरेशन स्टिल ऑटोमेटिकली अप्लाई। तो वहां पर रूल ऑफ रिस्टोरेशन जो होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई हो जाएगा। तो उस केस में ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट बच्चे, यहाँ पर जो बताया गया है, दैट्स कॉल्ड द कॉर्कन, कि कॉर्कन क्या होता है बच्चे यहाँ पे। चलो नोट्स में पढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पे नोट्स में क्या बताया गया है आपका। दिस इज चैप्टर नंबर 5। ये तो सिंपल है बच्चों, फ्री कंसेंट का मीनिंग मेन हम पढ़ते हैं, जो इसका मेन टॉपिक है, दैट द कॉर्कन। तो बच्चों जो कॉर्कन है, वो सेक्शन नंबर 15 में आपका डिफाइन किया गया है, सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा गया कि कॉर्कन क्या होता है। कॉर्कन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। कोई बात की ना यहाँ पर। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अनलॉफुल डिटेनिंग और द थ्रेटनिंग टू डिटेन द एनी प्रॉपर्टी। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे याद रखना, कॉर्कन कौन कौन कर सकता है, याद रखना, एक इवन एक स्ट्रेंजर भी कॉर्कन कर सकता है। मतलब जो बेनिफिट पार्टी है, वो कौन हो सकता है? एक पार्टी टू कॉन्टेक्ट तो रहेगा, लेकिन कौन कर कौन सकता है? एक स्ट्रेंजर भी दे सकता है। एक गुंडा आके आपको धमकी दे सकता है कि चुपचाप इस पे साइन करो, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा। तो दैट्स वन, तो वो अपने नाम को ही जरूरी है कि करवाएगा, तो वहाँ पे कोई दूसरी पार्टी के बिहाफ पर भी वो करवा सकता है। तो याद रखना, कॉर्कन के लिए कोई भी पार्टी यहाँ पे हो सकती है, पार्टी टू कॉन्टेक्ट भी हो सकता है और स्ट्रेंजर भी हो सकता है, ठीक है जी यहाँ पे। तो एसेंशियल्स हमने पढ़ लिया बच्चों यहाँ पर, इसके रिगार्डिंग क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। अब मेन आता है बच्चों इसका इफेक्ट, कि इसका इफेक्ट क्या रहेगा। तो इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन किसके पास रहेगा? एग्रीड पार्टी के पास, या तो उसको अवॉइड कर सकता है, और अगर वो अवॉइड करना चाहता है तो उसके इसमें क्या होगा, क्लियर।
टू रिस्टोर द बेनिफिट, और जो भी अदर पार्टी है उसको रीपे और रिटर्न करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी, अगर वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। एंड साथ में बच्चों नोट मैंने आपको बता दिया, थ्रेट टू कमिट सुसाइड वुड अमाउंट टू कोर्कन ऑल्सो, तो उसको भी कोर्कन यहाँ पर ट्रीट किया गया है। ठीक है बच्चों, दिखने में छोटा सा नोट है बट एग्जाम में इसके ऊपर कई बार केस स्टडी आ सकती है आपकी, तो ये छोटा सा नोट याद रखना कि अगर इस तरह से कोई धमकी देता है सुसाइड की तो वो भी एक कोर्कन यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। दैट्स अ पॉइंट बच्चा, इजी था बच्चों यहाँ पर। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट कि जो यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्कन। ठीक है जी। फिर बच्चों इसके बाद सेकंड पॉइंट जो आपका आता है दैट इज क्या था, देखो 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 जी, देखो क्या देखा था हमने। फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, तो सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा था, दैट इज द अनड्यू इन्फ्लुएंस। चलो जी आ जाओ, तो देखते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो कॉपी पर लिखो बच्चों यहाँ पर, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब जो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है? और हाँ, कॉर्किन के कंपैरिजन में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है आपका। बच्चों कोर्कन में तो आपने सिंपल पढ़ा कि वहाँ पर फिजिकल प्रेशर डाला जा रहा था पर्सन पर, फिजिकल उसको धमकी दी जा रही थी, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में उसको फिजिकली प्रेशर नहीं डालेंगे, प्रेशर तो होगा लेकिन सिर्फ कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, मतलब एक पर्सन को सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि भाई आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी भी कैसे यहाँ पे क्या जाएगा। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ अनड्यू इन्फ्लुएंस में, आप अगर मान लो एक आपका एक एम्प्लॉई है और आप उसको कहते हो कि एक काम कर, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे ना 1 लाख रुपए में दे दे, हो सकता है उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए हो, और वो आपसे सिर्फ कहते हो 1 लाख रुपए में प्रॉपर्टी दे दो, और वो कहेगा क्यों दें, और वो कह रहे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, तुम्हें पूरे कहीं पे जॉब नहीं मिलेगी, आप भूखे मर जाओगे। अब जो हमें किसी को उसको फिजिकल धमकी नहीं दे रहा, उसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि यार अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा। तो दैट्स वन बच्चों वहाँ पर, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं दैट द अनड्यू इन्फ्लुएंस, जहाँ पर आप किसी चीज़ का प्रेशर डाल रहे हो कि उसको मारने की धमकी नहीं दे रहे हो, लेकिन उसको प्रेशराइज कर रहे हो एक अलग तरीके से, उसकी विल को डोमिनेट कर रहे हो आप। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर ये किस चीज़ का प्रेशर डाल रहे हो, इसमें दैट द मोरल प्रेशर, तो इसको एक नाम और दिया गया, दिस इज कॉल्ड द मॉरल कॉर्केट, मॉरल कॉर्केट। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना, अनड्यू इन्फ्लुएंस हम किसको कहेंगे, ये कॉन्टेक्ट जो है, ये पहले तो याद रखना बच्चों यहाँ पर, कॉर्कन डिफाइन किया गया था सेक्शन नंबर 15 में, ये डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 16 में। और इसमें इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्कन, तो इन्होंने कहा एक कॉन्ट्रैक्ट इज said to be induced by undue influence if following conditions satisfied। अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो हम ये मान के चलेंगे कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस वहां पर किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो वो क्या कंडीशन है, नंबर 1 पॉइंट बच्चों यहाँ पे, तो नंबर 1 पॉइंट बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना, तो सबसे पहले चेक करेंगे देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, मतलब वहां पर पार्टीज के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए अगर आप उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कहना चाहते हो तो। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। कि पार्टीज के बीच में एक रिलेशन वहां पे होना चाहिए। अब ऐसे तो कोई धमकी नहीं देगा बच्चों, मोरल कोड तो भी मानेंगे ना, जब किसी का कोई अगर आपका जान पहचान वाला पर्सन है, तो उन्होंने यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि भाई पार्टी के बीच में एक रिलेशन वहां पर होना चाहिए। अब किस तरह का रिलेशन हो सकता है बच्चों यहाँ पे, तो ये भी उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने कहा जी रिलेशन यहाँ पे 3 तरह के आपके हो सकते हैं, और 3 टाइप्स के रिलेशन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो उनके बीच में होगा बच्चों कोई फिड्यूसरी रिलेशन, फिड्यूसरी रिलेशन, फिड्यूसरी रिलेशन का मतलब दैट्स कॉल्ड द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशन। ठीक है, जैसे हो सकता है जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस में आता है गुरु चेला, और पॉइंट में जहाँ पे, तो ये सब ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस में आप क्या आते हैं कि जहाँ पर आपने ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस में कोई कॉन्टेक्ट आपने किया है। नंबर 2, या फिर एपरेंट अथॉरिटी। अभी बच्चों एपरेंट अथॉरिटी मैंने एग्जांपल लिया था दैट द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, है ना,
तो वो अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का वहाँ पे मिसयूज कर रहा था, उस वजह से आपको धमकियां दे रहा था। लेकिन फिजिकल नहीं दे रहा था, मोरल मोरल धमकियां दे रहा था वहाँ पे, तो वो भी इसके अंदर आता है आपके बच्चों पे। एंड पॉइंट नंबर 3 बच्चों यहाँ पे, कि अगर आप किसी की बीमारी से फायदा उठा रहे हो ड्यू टू द मेंटल सिकनेस, ठीक है जी, यहाँ पे जैसे होता है बच्चों यहाँ पे मेडिकल अटेंडेंट, पेशेंट, तो वहाँ पर आप इस तरह का अगर बेनिफिट उठाते हो तो उसको यहाँ पर रिलेशन कहा गया है, कि इनमें से कोई भी एक रिलेशन आप इस तरह का बेनिफिट वहाँ पे उठाते हो। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, कि देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। फिर सेकंड कहा गया बच्चों यहाँ पे, रिलेशन हमने चेक कर लिया, फिर उन्होंने कहा कि भाई एक पार्टी जो डोमिनेट कर रही है, हम चेक करेंगे वाकई वो डोमिनेट करने लायक है या नहीं है। हो सकता है वो आपसे अंडर काम कर रहा है, तभी एम्प्लॉयर कहेगा कि ये एम्प्लॉय मुझे डोमिनेट कर रहा है। वैसे वहाँ पे नहीं कह सकता, रीजन क्योंकि अपेरेंट अथॉरिटी किसके पास होगी, पावर किसके पास होगी, एम्प्लॉयर के पास होगी। तो उन्होंने कहा सेकंड कंडीशन इज दिस, कि उनमें से एक पार्टी, वन पार्टी इज इन पोजीशन, is in position to dominate, is in position to dominate the will of others, या कह सकते हो will of other party। थोड़ा पॉइंट बच्चों यहाँ पर, कि एक पार्टी प्रॉपर क्या होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे, उस पोजीशन में होनी चाहिए कि वो दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सके, ऐसी पोजीशन वहाँ पर होनी चाहिए, दिखना चाहिए उनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि जिससे कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है। अब बच्चों जो पार्टी डोमिनेट कर रही है, ठीक है, जो पार्टी डोमिनेट कर रही है, इस पार्टी को नाम दिया जाता है दैट्स कॉल्ड द डोमिनेटिंग पार्टी। दो पार्टी कह सकते हो बेनिफिट भी ले रही है, उसको डरा धमका के ले रही है, उसको डोमिनेट पार्टी भी कह सकते हैं, या फिर इसका एक नाम और होता है बच्चों यहाँ पर, दैट्स कॉल्ड द बेनिफिटिंग पार्टी, बेनिफिटिंग पार्टी। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, इसको डोमिनेटिंग पार्टी भी कह सकते हैं, उसको हम बेनिफिटिंग पार्टी भी यहाँ पर कह सकते हैं। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। लेकिन जो दूसरी पार्टी बच्चों यहाँ पे, अदर पार्टी, आपको नाम पता है इसका, दैट्स कॉल्ड एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी। दैट्स योर पॉइंट बच्चों, ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 1 क्या पढ़ा, देयर मस्ट बी द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। नंबर 2, वन पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर्स। लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा बच्चों यहाँ पे, डोमिनेट की वजह से पॉइंट नंबर सी, कि जो डोमिनेटिंग पार्टी है, ठीक है, मस्ट गेट एनी एडवांटेज, डोमिनेटिंग पार्टी मस्ट गेट अनफेयर एडवांटेज। अगर उसने अनफेयर एडवांटेज लिया है ना, तो होगा। सिंपल है बच्चे, यहाँ पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा था डोमिनेट तो कर रहा है, पोजीशन भी है, लेकिन एम्प्लॉय ने नाम ही नहीं किया, तो फिर एम्प्लॉयर को तो कोई अनफेयर एडवांटेज हुआ ही नहीं ना, तो फिर अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है। तो अगर अंडर इन्फ्लुएंस को करना है तो तीनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, कि वन पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर्स, सेकंड वन, ठीक है, सॉरी, रिलेशन होना चाहिए, सेकंड वन दैट इज द पोजीशन टू डोमिनेट, एंड थर्ड वन मस्ट गेट अनफेयर एडवांटेज। अगर अनफेयर एडवांटेज हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कि हाँ अब ये अंडर इन्फ्लुएंस वहाँ पर हो गया है। एग्जाम में अगर ये टॉपिक आते हैं बच्चों वहाँ पे, तो आपको ये तीनों टॉपिक वहाँ पर आपको बताने पड़ेंगे, कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, तीनों कंडीशन वहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, फिर इसका इफेक्ट आपको एग्जाम लिख के आना पड़ेगा, कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। तो बच्चों सिंपल थिंग है, जिस पार्टी से गलत हुआ, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। ये तो सबको पता ही है, तो सेम ट्रीटमेंट वैसे करेंगे, कि कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। दैट्स योर पॉइंट। लेकिन बच्चों कॉर्कन केस में और इसमें अंडर इन्फ्लुएंस में एक छोटा सा चेंज यहाँ पर आता है। वहाँ पर याद है, अगर ये वॉइड हो जाता था, अगर वो वॉइड हो जाता था, तो उस केस में रूल ऑफ रिस्टोरेशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता था, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस में ऐसा नहीं होगा। अंडर इन्फ्लुएंस में उन्होंने क्या कहा, कि अगर ये प्रूव हो गया, तो रूल ऑफ रिस्टोरेशन अप्लाई अकॉर्डिंग टू दिस क्रिएशन ऑफ कोर्ट।
मतलब कोर्ट की मर्जी है कि कोर्ट अगर रूल ऑफ रिस्टोरेशन लगाना चाहे तो लगा सकता है, नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगाएगा। बट आपको याद होगा बच्चों, वहाँ पे कॉर्कन के केस में वहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा था, बट यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कोर्ट की मर्जी है कि वो रूल ऑफ रिस्टोरेशन लगा भी सकता है और ना भी लगाए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर कि अनडू इन्फ्लुएंस क्या होता है। ये सारी सिचुएशन आपको यहाँ पे लर्न करनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है बच्चों यहाँ पे, और बच्चों एग्जाम में ना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ के लिए बच्चों यहाँ पे फॉर केस स्टडी, केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो उसमें आपको वहाँ पे क्वेश्चन देकर, सिचुएशन देकर आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि अंडर इन्फ्लुएंस है या नहीं है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चों आंसर देना पड़ेगा कि अंडर इन्फ्लुएंस आ रहा है या नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आप बताओगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दैट्स योर पॉइंट बच्चों। अब इसके बाद जो बच्चों यहाँ पर इसमें एक क्वेश्चन और आपको बन सकता है, दैट्स कॉल्ड एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, और वो भी आपको लर्न करना है इसके अंदर, जो मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्कन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। इनमें डिफरेंस बताओ। ठीक है जी, यहाँ पे तो ये डिफरेंस भी आपको वहाँ पे लिखना है बच्चों। डिफरेंस बच्चों एग्जाम में ना जितने ही मार्क्स का आपका आता है, अगर ये 4 मार्क्स का आता है तो मान के चलना कि आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। ठीक है, मतलब जितने ही मार्क्स का आएगा ना बच्चों यहाँ पे, उससे एक नंबर ज़्यादा आपको मिनिमम वहाँ पे लिखना है, ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। जनरली ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं, तो आपको 6 से लेकर 7 to 8 पॉइंट आप वहाँ पे लिख के आओगे, होता है बट मिनिमम 6 लिखोगे वहाँ पे आप। ठीक है जी, यहाँ पे तो दैट्स योर पॉइंट यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया है ये आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, चलो जी आओ, तो एक बार इसको नोट्स में से पढ़ते हैं साथ साथ में। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन नंबर 16 में ये डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो पढ़ो जी यहाँ पर। तो सेक्शन 16 डिफाइंस है, ए कॉन्टेक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस तब where the relations subsisting between the parties are such that if one of the party is in the position to dominate the will of others। देखा गया ना बच्चों यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन देखो यहाँ पे दे दी गई रिलेशन। बच्चों मैंने जैसे आपको बताया है उस तरीके से आप लिख सकते हो। इन्होंने इसको सिर्फ 2 पॉइंट में लिखा हुआ है, मैं आपको इसको 3 पॉइंट्स में बताया है, तो आप किसी भी तरीके से इसको फॉलो कर सकते हो। सेकंड वन बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है, डोमिनेंट पार्टी यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। तो उसने अनफेयर एडवांटेज वहाँ पे ले लिया है। तो जो अनफेयर एडवांटेज का एक नाम और होता है, दैट्स कॉल्ड अनकॉन्स्केबल, अनकॉन्स्केबल बेनिफिट, या फिर कह सकते हो अनकॉन्स्केबल का मतलब होता है अनरीजनेबल बेनिफिट या फिर अनफेयर बेनिफिट। तो इसको किसी भी नाम से आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमने बात कर ली है। तो मैं आपको पोजीशन बता दी, कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है, रियल और एपिडेंट थ्योरिटीज, फिड्यूशियरी रिलेशन हो सकता है, एंड या फिर कोई मेंटल कैपेसिटी अगर उसकी टेम्परेरी या परमानेंटली इफेक्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये बता दिया गया है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया अनफेयर एडवांटेज का दूसरा नाम क्या होता है, अनकॉन्स्केबल, दैट द बार्गेन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसका इफेक्ट बच्चों मैं बता चुका हूँ आपको, इसका इफेक्ट क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट इज द वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज। दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे, या तो उसको कैंसिल किया जाता है, सेटिस्फाइड मतलब पूरा पूरा कैंसिल किया जा सकता है, वो पार्टी मर्जी है, या अवॉइड किया जा सकता है। बट याद रखना बेनिफिट जो लिया गया है वो रिस्टोर होगा नहीं होगा, ये कोर्ट चेक करेगा, कोर्ट में सिम जस्ट एंड इक्विटेबल। कोर्ट को जो भी सही लगता है वही डिसीजन वहाँ पर लिया जाएगा। तो आप कोर्ट को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको यहाँ पे रूल ऑफ रिस्टोरेशन लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, वो कोर्ट की मर्जी है। सिचुएशन टू सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग वो रूल ऑफ रिस्टोरेशन वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, और बच्चों ये डिफरेंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है, ये डिफरेंस आपको लर्न करना है, दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्कन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो कुछ मैंने यहाँ पे इसके पॉइंट बहुत सारे बताए हैं आपको, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आप फॉलो करोगे। चलो जी आ जाओ, तो हमारे 2 टॉपिक बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो गए, कॉर्कन हमारे कंप्लीट हो गए टॉपिक, एंड सेकंड वन अनड्यू इन्फ्लुएंस हमारा टॉपिक हो गया बच्चों यहाँ पे। अब इसके बच्चों यहाँ पर थर्ड टॉपिक आपको जो आता है दैट्स कॉल फ्रॉड। ठीक है जी, यहाँ पे तो फ्रॉड की, फ्रॉड क्या होता है बच्चों, तो बहुत इजी टॉपिक है फ्रॉड, नाम से तो चल रहा है, एक पर्सन ने आपके साथ धोखा कर दिया, फ्रॉड कर दिया है। ठीक है, अब फ्रॉड कैसे हो सकता है, मान लो बच्चों वहाँ पे आप मेरे सेंटर पर आते हो, आपसे आप मुझसे पूछते हो कि सर मुझे ना लॉ की कोचिंग लेनी है, आप देते हो क्या, मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा आप पूछोगे हु आर यू, मैंने कहा आई एम सी एस वरुण जिंदल, मैंने स्टेटमेंट आपको दी। अब मुझे पता है सपोज, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, मुझे पता है सपोज मैं सी एस नहीं हूँ और मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी कि आई एम कंपनी सेक्रेटरी।
ठीक है। अब बताओ ये आपके साथ फ्रॉड हुआ ही नहीं हुआ? तो आंसर इज यस, कि मैंने आपको एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो सच नहीं है और मैं भी जानता हूँ कि ये सच नहीं है। तो दैट्स वन, तो उस केस में क्या कर दिया बच्चों यहाँ पे मैंने, दैट द फ्रॉड। तो बच्चों फ्रॉड के केस में क्या क्या चीज़ आती है? फर्स्ट वन दैट इज कि अगर मैं आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट देता हूँ, अगर मैं आपको ऐसी स्टेटमेंट देता हूँ, स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, एंड जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है, पर्सन गिविंग स्टेटमेंट, जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है, बिलीव इट टू बी नॉट ट्रू, उसको भी पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ वहाँ पे। तो दैट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या बताया गया कि एक पर्सन जो स्टेटमेंट देता है वो गलत है और उसको भी पता है कि मैं गलत स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो याद रखना फिर ये क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा, कि उसने जानबूझकर आपके साथ ऐसा किया। ठीक है। और क्या बोला जाएगा बच्चों फ्रॉड में? सेकंड पॉइंट कहा कि भाई फ्रॉड में अगर मैं आपसे कुछ भी मेटीरियल फैक्ट छुपाने की कोशिश करता हूँ, दैट इज एक्टिव कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। तो अगर मैं कोई भी मटेरियल फैक्ट आपसे छुपाने की कोशिश करता हूँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्रॉड, उसको भी वहाँ पे फ्रॉड कहा जाएगा, कि भाई आपसे मटेरियल फैक्ट वहाँ पे छुपाने की कोशिश की जा रही है। पॉइंट नंबर 3 बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया? ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि अगर मान लो मैंने कोई कॉन्टेक्ट आपसे कर लिया, लेकिन मेरी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ऑफ पार्टी नॉट टू परफॉर्म। मैंने आपसे कॉन्टेक्ट कर लिया, लेकिन मेरी इंटेंशन है कि मैं परफॉर्म नहीं करना चाहता, तो वो भी यहाँ पर क्या माना जाएगा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रॉड। ठीक है, यहाँ पे तो उसको भी यहाँ पर फ्रॉड ट्रीट किया जाएगा। दैट्स योर पॉइंट नंबर 3 बच्चों यहाँ पे जो बताया गया है। या फिर बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिससे कि कोई इंजरी होती है किसी दूसरे पर्सन को, आप उसको गलत कर रहे हो, मतलब किसी दूसरे पर्सन का गलत हो जाएगा ये, और लॉ के अकॉर्डिंग वो गलत होगा, कि यहाँ पे तो ये चीज़ भी गलत है, इंजरी टू द अदर पर्सन। पॉइंट नंबर 5 बच्चों यहाँ पे, अगर कोई ऐसी चीज़ आप करते हो जो ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है, डेट द फ्रॉडलैंड। जैसे होता है ना बच्चों, स्मगलिंग का हो गया, कुछ भी हो गया, आप जानबूझ के कर रहे हो, जबकि लॉ उसको क्या कर चुका है, खुद उसको फ्रॉड में लेके चलता है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि अगर आप इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ करते हो ना, ये 5 पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं डेफिनेशन में, तो इसको क्या माना जाएगा? दैट्स द फ्रॉड। ये आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? फ्रॉड कर रहे हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दैट्स द मीनिंग ऑफ फ्रॉड। और बच्चों याद रखना, जिस पार्टी के साथ गलत हुआ, अब उसके रिगार्डिंग रेमेडीज बात कर रहे हैं, कि वहाँ पे उस पार्टी को क्या रेमेडीज मिलनी चाहिए। नाम क्या होगा पार्टी का? एग्रीव्ड पार्टी, है ना? जिसके साथ फ्रॉड किया गया उसको यहाँ पे क्या बोला जाएगा? एग्रीव्ड पार्टी। तो क्वेश्चन इस बच्चों यहाँ पर, इस एग्रीड पार्टी को रेमेडी क्या मिलेगी? तो बच्चों याद रखना, जो यहाँ पर रेमेडीज दी जाएगी ना, ऑब्वियस सेम थिंग बच्चों यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? दैट द वॉइडेबल। लेकिन वॉइडेबल कैसे बताया गया? या तो वो क्या करेगा, या तो वो उसको कैंसिल कर देगा कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस करो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया। या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंसिस्ट करेगा पार्टी को कि भाई जो आपने वादा किया था वो पूरा करना पड़ेगा, अगर पॉसिबल है तो इंसिस्ट टू परफॉर्म। तो या तो क्या कहा गया बच्चों ने यहाँ पे, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा, या फिर पार्टी को इंसिस्ट करेगा कि जो आपने वादा किया था वो पूरा करो, अगर पॉसिबल है तो। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है तो उसमें कैंसिल कर देगा वो। ठीक है, तो ये तो करेगा ही करेगा बच्चों। यहाँ पे फ्रॉड में एक बेनिफिट और है, तो प्लस साथ में आपने उसका फ्रॉड किया है ना, तो यहाँ पर आप उससे डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। क्लेम डैमेजेस ऑल्सो। ये डैमेजेस कितने होंगे, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना डैमेज आपको मिलना चाहिए। एग्रीड पार्टी को साथ में हम डैमेजेस कितना वहां पर देंगे, तो ये कोर्ट वहां पर डिसाइड करेगा। तो ये दो चीज याद रखना बच्चों यहाँ पे, तो वॉइडेबल एंड साथ में क्या किया जाएगा? डैमेजेस वहां पर क्लेम किया कर सकते हैं। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है कि क्या पार्टी को रेमेडी मिलनी चाहिए। अब बच्चों देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, या तो पार्टी को इंसिस्ट किया जाता है, या फिर पार्टी का क्या किया जाएगा, वहां पर उसको कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन बच्चों कुछ कंडीशंस ऐसी है, देयर आर सम सिचुएशंस वेयर
कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिस्काइंड। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर तो आप कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहेगा, लेकिन आप वहां पे अगर डैमेज लेना चाहो तो डैमेज ले सकते हो वहां पे। बच्चों ऐसी कौन कौन सिचुएशन वहां पे होती है? पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए में बच्चों यहाँ पे आपने रिस्काइंड के लिए एप्लीकेशन दे दी कि मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, उसने कहा ठीक है जी। नॉलेज होने के बाद फिर भी आप उसके गुड्स को यूज करते जा रहे हो। जब आपने कैंसिल के लिए कह दिया, उसके बावजूद आप गुड्स को यूज कर रहे हो, तो उन्होंने वहां पे क्या कहा कि अब ये चीज गलत है। ठीक है, जब आपने ऐसा कर दिया तो सिंपल थिंग है, अब वहां पे अगर आप बेनिफिट लेते हो तो गलत है। तो यहाँ सिंपल क्या लिखेंगे? व्हेन पार्टी टेक्स बेनिफिट आफ्टर नॉलेज ऑफ फ्रॉड। वे आपको नॉलेज होने के बाद भी आप क्या कर रहे हो वहां पर, आप फिर भी उसका बेनिफिट लेते जा रहे हो उस गुड्स का। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत है। बेनिफिट क्यों ले रहे हो आप, जब फ्रॉड के बारे में पता है तो आपको उसका। तो दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट कि अगर ले लिया तो फिर तो आप उससे सिर्फ डैमेज ले सकते हो। अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपना पैसा वापस नहीं मांग सकते उससे आप। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू में कहता है कि जब आपको फ्रॉड के बारे में पता चला तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं, जो हुआ होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है जी। तो दे सेम थिंग क्या बोल सकते हैं वहाँ पे, कि पार्टी ने नॉलेज होने के बाद अपनी कंसेंट दे दी। अगर पार्टी अपनी कंसेंट दे दी है कि चलो ठीक है यार कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट्स वन, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल नहीं हो सकता, आप सिर्फ उसे डैमेज लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है जी। यहाँ पे पॉइंट नंबर सी बच्चों, यहाँ पे पॉइंट नंबर सी यहाँ पे क्या बताया गया? पॉइंट नंबर सी कहता है आप अगर चाहते तो आप वहां पे सच पता लगा सकते थे, लेकिन आपने नहीं लगाया, जानबूझ के नहीं लगाया आपने। आपको पता लग सकता था कि ये चीज सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, और लेकिन आपने जानबूझ के पता नहीं लगाया, तो दैट्स कॉल, आप सच पता लगा सकते हैं, दैट्स कॉल द डिस्कवर ट्रुथ बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस। तो अब बच्चों उसमें सेलर की गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती मानी जाएगी। दैट इज डिस्कवर द ट्रुथ बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, यहाँ पे जो बताया गया है इस केस में क्या होगा। ठीक है, या फिर बच्चों पॉइंट नंबर डी क्या कहता है, कि अगर आपने उस गुड्स का टाइटल किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, और वो भी इन गुड फेथ अगर किया गया है, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता भाई, है ना। तो सिंपल है बच्चों यहाँ पे कि व्हेन टाइटल ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू थर्ड पार्टी, कि आपने गुड्स का टाइटल किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया है इन गुड फेथ, तो ठीक है जी, अब तो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं कर पाओगे हम। एंड लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों यहाँ पे, कि जिस सिचुएशन में आपने गुड्स लिया था, जिस पोजीशन में आपने गुड्स लिया था, गुड्स अब उस पोजीशन में आ ही नहीं सकता। जैसे बच्चों को होता है ना, हम ईटेबल थिंग्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो यहाँ पे वो उसी चीज को ले रहे हैं कि व्हेन रीस्टोरेशन ऑफ गुड्स, रीस्टोरेशन ऑफ द गुड्स इनटू ओरिजिनल पोजीशन, इनटू ओरिजिनल पोजीशन इज नॉट पॉसिबल। कि गुड्स को अब उसी पोजीशन में आप नहीं ला सकते, तो अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करके सिर्फ क्या ले सकते हो, सिर्फ डैमेजेस वहां पर आप क्लेम कर सकते हो। तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों, यहाँ पे जो बताया गया है कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो नंबर वन पॉइंट कि जहां पर आप बेनिफिट ले लेते हो, नंबर टू जहां पर आप कंसेंट, नंबर थ्री सच पता लगा सकते थे, नंबर फोर टाइटल अगर ट्रांसफर कर दिया गया, नंबर फाइव अगर गुड्स को सेम पोजिशन में आप रिस्टोर अगर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये चीज़ फिर ऐसे हो जाएगी। तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों, यहाँ पर जो बताया गया है। ठीक है, डन। तो ये था बच्चों यहाँ पर कि इसमें रेमेडीज पार्टी को क्या मिलेगी। ठीक है, अब जो एग्जाम में ना एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इजी टॉपिक है, लेकिन ध्यान सुना उसमें क्या क्या चीज़ आपकी पूछी जाती है। अगर एक पर्सन बच्चों कॉन्टेक्ट करते वक्त साइलेंट था, वो साइलेंट था, उसने कुछ नहीं बोला वहां पे, तो क्वेश्चन दिस, क्या उसकी साइलेंस को आप फ्रॉड मानकर चलोगे या नहीं चलोगे? ठीक है, तो दैट्स वन, वेदर साइलेंस, वेदर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, कि क्या एक साइलेंस को हम फ्रॉड मानकर चल सकते हैं
या नहीं चलेंगे, दैट्स योर पॉइंट बच्चा। बच्चों याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन अलग से पूछा जा चुका है साइलेंस वाला, तो इसमें आपको आंसर कैसे लिखना है, सिंपल, इन जर्नल, इन जर्नल साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। साइलेंस को फ्रॉड ट्रीट नहीं किया जाएगा, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू द फ्रॉड। ठीक है, इन जनरल बता रही है। लेकिन बच्चों इसकी एक्सेप्शन भी आती है कि कुछ केस में हम साइलेंस को फ्रॉड मानकर चल सकते हैं। ये एक्सेप्शन बच्चों बहुत जरूरी है जो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, आपने पढ़ी भी होंगे शायद ये। पॉइंट नंबर 1 बच्चों यहाँ पे बताता है, दैट्स कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, एक वर्ड बच्चों न्यू वर्ड है, दैट इज ऑबरमे, ऑबरमे फिडाई, ऑबरमे फिडाई। सर ये क्या वर्ड आ गया अब ये, ऑबरमे फिडाई। बच्चों याद रखना, ऑबरमे फिडाई होता है दैट्स मीन द ऑटमोस्ट गुड फेथ, ऑटमोस्ट गुड फेथ। अगर आपने कोई कॉन्टेक्ट किया है लेकिन वो कॉन्टेक्ट आपने गुड फेथ में अगर किया हुआ है, गुड फेथ में अगर किया हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ वो कह रहा है कि फिर ठीक है जी, फिर साइलेंस भी फ्रॉड हो सकती है। तो दैट इज बच्चों यहाँ पे क्या मतलब हुआ, इस गुड फेथ में क्या क्या चीजें आपकी आती है बच्चों यहाँ पे प्रॉपर वैसे बताया गया। पॉइंट नंबर ए, बच्चों अगर मैं कोई भी सामान ना अपने रिलेटिव की शॉप से खरीदता हूँ, रिलेटिव की शॉप से हम क्यों खरीदते हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, याद है एक फिड्यूसरी रिलेशन। तो यहाँ पर मैं अपने रिलेटिव की शॉप से खरीद रहा हूँ, रिलेटिव मुझसे कुछ छुपा रहा है जानबूझकर, तो याद रखना वो साइलेंस क्या मानी जाएगी, फ्रॉड माना जाएगा। रीजन, क्योंकि वो रिलेटिव है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सिंपल थिंग है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर किया गया है एज पर फिड्यूसरी रिलेशन, एज पर फिड्यूसरी रिलेशन, दैट द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के रिलेशन पर अगर किया गया है, तो उस केस में फिर साइलेंस भी फ्रॉड वहां पर बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, अगर बच्चों को कोई मैरिज होती है, तो मैरिज भी तो एक ऑब्वियस है ना, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के बेस पे होती है, गुड फेथ में होती है। और उसमें अगर मैरिज के वक्त कुछ छुपाया गया है, लड़के ने छुपाया, लड़की ने कुछ छुपाया है इस चीज़ का, तो बाद में ये एक साइलेंस भी क्या मानी जाएगी, फ्रॉड माना जाएगा। कहते हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि मैरिज के टाइम में सारी चीज़ सच सच बता देनी चाहिए। तो दैट्स अ पॉइंट बच्चों यहाँ पर, तो उस टाइम पे आप कुछ नहीं छुपा सकते। पॉइंट नंबर सी बच्चों यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो गुड फेथ में होता है, तो उसमें भी दोनों पार्टी सच सच सब कुछ बताएंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, अगर बच्चों पार्टनरशिप में आते हैं, पार्टनर बनते हैं, तो वहाँ भी सब कुछ सच सच आपको बताना पड़ेगा। दैट्स योर पॉइंट बच्चों, आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द फिड्यूसरी रिलेशनशिप, जो उन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ के अंदर आती है। ठीक है, तो फिड्यूसरी में और क्या क्या है बच्चों, फिड्यूसरी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। और किस किस में जो साइलेंट माना जाएगा, अगर मान लो बच्चों आपने कोई आधा सच बताया, आधा नहीं बताया, आप सिर्फ आधा सच बताते हो, आधा छुपाते हो। कैसे बच्चों यहाँ पे आधा कैसे छुपाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और ये कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ये कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अब बच्चों उस प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी ने ये लिखा कि हमारी कंपनी ना एवरी ईयर 100% डिविडेंड देती है, एवरी ईयर, बस इतना लिखा जी, और कुछ लिखा ही नहीं वहाँ पे। अब बच्चों जब इतना लिखा गया वहाँ पर, तो इन्वेस्टर क्या सोचेगा, अरे वाह कंपनी बहुत अच्छी है, प्रॉफिट होता होगा अच्छा खासा। ठीक है, और एक पर्सन ने कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। अब जो परचेज करने के बाद उसको पता चला, ये जो कंपनी डिविडेंड देती थी, ये कंपनी आउट ऑफ कैपिटल पे करती थी, नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये आउट ऑफ कैपिटल पे किया जाता था, जो कंपनी डिस्क्लोज नहीं किया। तो इसका मतलब ये तो सच था कि 100% डिविडेंड दिया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आउट ऑफ कैपिटल दिया जाता था। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, क्या ये भी एक फ्रॉड है, नहीं, तो आंसर इज यस। उन्होंने कहा आधा सच बताना भी एक फ्रॉड माना जाएगा कि आप दूसरे पर्सन को गलत कर रहे हो। तो इवन कंपनी इस पॉइंट के लिए साइलेंट है, तो भी सच साइलेंस डज, सॉरी, सच साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, तो इसको भी फ्रॉड यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। दैट्स पॉइंट नंबर 2 बच्चों। या फिर पॉइंट नंबर 3 बच्चों, यहाँ पे क्या आता है आपका, तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर कहता है कि अगर एक पर्सन पहले से ही बोलता है कि भाई आप अगर चुप होना तो मैं मान के चलूंगा गुड्स में कोई कमी नहीं है, तो स्टिल साइलेंट, स्टिल साइलेंट, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों यहाँ पे कि अब वो चुप भी है ना, तो वो अपने आप में एक स्पीच का काम कर रहा है वो,
कि अब उसने प्रॉपर वहाँ से बता दिया था कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो सिंपल बच्चों यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेयर वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। अगर साइलेंस स्पीच के अगर इक्वल हो जाता है तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रॉड, कि भाई वहाँ पे साइलेंस को फ्रॉड वहाँ पे माना जाए। तो बच्चों एग्जाम में जब आएगा तो ये आपको 3 पॉइंट वहाँ पे लिखे आने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो दिस इज योर टॉपिक, दैट्स योर टॉपिक, दैट द फ्रॉड। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पूछा जा चुका है, तो आओ रिवाइज करते हैं। बच्चों जो फ्रॉड का टॉपिक ये डिफाइन किया गया है, ये सेक्शन नंबर 17 में आपका डिफाइन किया गया है। ठीक है, और 17 में बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इसका मीनिंग बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी। स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू एंड पर्सन गिविंग स्टेटमेंट बिलीव इट इज नॉट ट्रू। एक्टिव कंसीलमेंट, इंटेंशन ऑफ द पार्टी नॉट टू परफॉर्म, या फिर अगर आप इंजरी करने के पर्पज से कर रहे हो या फिर आप कोई फ्रॉडलेंट कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। दैट्स वन। रेमेडीज क्या मिलेंगी, या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है या फिर इंसिस्ट किया जा सकता है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, एंड साथ में डैमेजेस वहाँ पर क्लेम किए जा सकते हैं। फिर बच्चों क्या बताया गया, सिचुएशंस कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, तो कहाँ पे नहीं हो सकता बच्चों, यहाँ पे अगर पार्टी ने बेनिफिट ले लिया है, अगर पार्टी ने अपनी कंसेंट दे दी है, या फिर अगर वो सच पता लगा सकता था। फोर्थ में बच्चों यहाँ पर दैट इज कि जहाँ पर आपने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया है। एंड लास्ट वन कि जहाँ पर रीस्टोरेशन ऑफ द गुड्स इनटू द ओरिजिनल पोजीशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों यहाँ पे। और बच्चों मैं जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ना फ्रॉड में, ये टॉपिक एग्जाम में आ सकते हैं, आपके याद रखना। ठीक है, तो दैट्स बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट वन, वेदर द साइलेंस, क्या साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना बच्चों, इन जनरल कभी साइलेंस फ्रॉड नहीं मानी जाती, लेकिन कुछ केस में मानी जा सकती है। तो कौन कौन सी सिचुएशन बच्चों जहाँ पे हम मान सकते हैं। तो फर्स्ट वन कॉन्ट्रैक्ट एब्रम फिडाई, जहाँ पे आप गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे फिड्यूसरी रिलेशन, मैरिज, पार्टनरशिप, इंश्योरेंस। ठीक है जी। सेकंड वन दैट इज द हाफ ट्रूथ, एंड थर्ड वन जहाँ पे साइलेंस इज इक्वलेंट टू द स्पीच, कि जहाँ पे साइलेंस स्पीच आपका बन जाता है। इजी बच्चों यहाँ पे। तो चलो आओ जी बच्चों यहाँ पर बात करते हैं दैट द फ्रॉड की, फ्रॉड में यहाँ पे क्या बताया गया। तो दिस बच्चों स्टेटमेंट वाला टॉपिक आपका आ गया। सेकंड में आपको बताया दैट द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट। थर्ड वन ए प्रॉमिस विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, क्योंकि यहाँ पे आपने कोटेड तो कर लिया, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या थी, आप परफॉर्म नहीं करना चाहते थे। और तो बच्चों यहाँ पे एनी एक्ट और ओमिशन दैट्स द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी द फ्रॉडलेंट। एंड लास्ट वन क्या लिखा गया बच्चों यहाँ पे, फिटेड टू डिसीव, डिसीव होता है बच्चों लॉस पहुंचाना। याद रखना बच्चों यहाँ पे इन जनरल क्या कहा गया, नो लॉस नो फ्रॉड। अगर लॉस नहीं है पार्टी को तो फ्रॉड भी नहीं माना जाएगा। ठीक है यहाँ पे नो लॉस नो फ्रॉड, दैट्स अ पॉइंट बच्चों। ठीक है जी। अब जो इसके बाद नेक्स्ट वन जो यहाँ पे बताया गया है कि इसके इसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन से ये आपके क्रिएट हुए हैं, आप पढ़ लेते हैं एक बार फर्स्ट वन। एग्जाम पूछा जा सकता है डिफाइन द फ्रॉड एंड एक्सप्लेन इट्स इसेंशियल एलिमेंट्स। तो उसमें क्या क्या चीज़ें बच्चों आप डिफाइन करोगे, तो वो सब हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो दैट्स वन देयर मस्ट बी ए रिप्रेजेंटेशन और असर्शन एंड इट मस्ट बी फॉल्स। प्रेजेंटेशन होनी चाहिए एंड वो फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड बच्चों यहाँ पे फैक्ट होना चाहिए। फैक्ट कौन सा होना चाहिए, देखो बिफोर द कंक्लूजन ऑफ कॉन्टेंट होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए कि मैं गलत बता रहा हूँ, है ना। रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, मटेरियल होनी चाहिए, और पार्टी को लॉस होना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं, ये सब आपके डेफिनेशन से क्रिएट किए गए हैं। तो आपको ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर बताया गया है, आप उसको फॉलो करोगे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे पॉइंट है, ये सब आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो देन बच्चों यहाँ पे इसका इफेक्ट हमने पढ़ लिया, या तो कंटेंट को डिस्क्राइब किया जाएगा या इंसिस्ट किया जाएगा, एंड प्लस साथ में क्या किया जाएगा बच्चों यहाँ पे, डैमेजेस क्लेम किए जाएंगे। दैट्स योर पॉइंट बच्चों। तो फर्स्ट और सेकंड में और वर्ड आएगा बच्चों यहाँ पे, थर्ड वन प्लस आएगा कि यहाँ पे वो ले सकते हैं। हाउएवर कहना क्या चाहता है कि जहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, ही कैन नॉट डू इन दिस फॉर्म। तो कौन कौन से केस बच्चे यहाँ पे, तो ये 5 के 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। क्या क्या पढ़ा था, डिस्कवरिंग द ट्रूथ, गिव कंसेंट, अवेयर होने का बेनिफिट ले लिया गया, इनोसेंट थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया गया, कैन नॉट बी रिस्टोर्ड इनटू द ओरिजिनल पोजीशन। तो ये पॉइंट आपका हो चुका है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये टॉपिक बच्चों मुझे जो लगता है इस पर एग्जाम में आ सकता है आपका, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करना। कैट द साइलेंस फ्रॉड है नहीं है, तो इन जनरल तो फ्रॉड नहीं है। उसके एक्सेप्शन पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे, ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, किसकी बच्चों यहाँ पे, स्पीच में दैट द कॉन्ट्रैक्ट इब्रम फिडे में, फिड्यूसरी रिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट,
शेयर्स इज इक्वल टू द स्पीच एंड लास्ट में बच्चों क्या दिया गया, दैट द हाफ ट्रूथ। ये सब टॉपिक हमने बच्चों वहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, दैट इज द फ्रॉड। इजी था बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल याद रखना कि जो मैंने फ्रॉड के बारे में को बताया कि फ्रॉड में क्या क्या चीज़ें आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है जी। तो चलो आप बच्चों, अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पे आ रहा है, दैट इज द मिस रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। कॉपी पर लिखो बच्चों यहाँ पर, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड ना ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड होते हैं, बस थोड़ा वो डिफरेंस होता है। याद है अपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, पर्सन गिविंग स्टेटमेंट बिलीव इट टू बी नॉट ट्रू। मतलब जो पर्सन स्टेटमेंट उसको पता था कि मैं ट्रू नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। अब बच्चों इसका अपोजिट हो सकता है, स्टेटमेंट गलत दी गई है लेकिन पर्सन को क्या लगता था कि स्टेटमेंट में सच बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो जैसे मैंने अभी सीएस वाला एग्जांपल लिया था, अगर मेरे सेंटर का एक लड़का बोलता है कि भाई सर ना सीएस हैं, अब उसको तो मैंने ही बताया था मैं सीएस हूँ, उसको तो ये पता ही नहीं था कि मैं सीएस हूँ या नहीं हूँ। उसको तो उसने तो क्या मान लिया कि हाँ सर सच बोल रहे होंगे, तो उसने भी आगे बच्चों को क्या बोल दिया कि हाँ भाई सर सीएस हैं। उसका मतलब क्या हुआ, जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उसको क्या लगता था कि वो ट्रू है। मतलब यहाँ पे जो गलती हुई है ना बच्चों, यहाँ पे वो इनोसेंटली हुई है, इनोसेंटली वहाँ पे गलती की गई है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि दैट इज, एक्चुअली में बच्चों यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, दैट इज द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू एंड पर्सन गिविंग स्टेटमेंट, जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उसको क्या लगता था कि मैं सच बोल रहा हूँ। एक्चुअली बच्चों यही मेन डिफरेंस यहाँ पर आता है कि भाई वहां पर फ्रॉड में इंटेंशनली किया गया था, यहाँ पे इनोसेंटली किया गया है। तो पर्सन गिविंग स्टेटमेंट बिलीव इट टू बी ट्रू, जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उसको क्या लगता था कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों देखो यहाँ पे इसका मतलब ही नहीं बच जाएगा, तो यहाँ पे बस क्या क्या मेन चीज हुई है, ब्रीच तो हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ा गया है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो किया गया है, लेकिन इनोसेंटली किया गया है। अब इवन चाहे इनोसेंटली किया गया है, लॉस तो हुआ है ना बच्चों पार्टी को, कॉज लॉसेस, तो पार्टी को यहाँ पर लॉस तो बियर करना पड़ा है, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि उसको लॉस तो बियर यहाँ पर करना पड़ा है। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो बताया गया है आपका, ठीक है जी। यहाँ पे तो बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, यहाँ पे अगर आपने फ्रॉड कर लिया ना तो मिसरिप्रेजेंटेशन का बच्चों टॉपिक कुछ बचता ही नहीं है, याद रखना यहाँ पे। तो बहुत इजी बस यहाँ पे बचता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन में फ्रॉड में एक माइनर छोटा सा डिफरेंस वहाँ पर आपका आता है बच्चों, ठीक है। तो फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या बताया गया, तो इसको बच्चों हम सेम सेम थिंग इसको फ्रॉड के साथ कंपेयर करके चलेंगे। फ्रॉड में बच्चों जो उसका इफेक्ट होता था ना, उसका इफेक्ट आता था कि रेस्काइन और इंसिस्ट टू परफॉर्म प्लस क्लेम डैमेजेस। अब डैमेज क्यों लेते थे कि पार्टी ने जानबूझ के किया था, बट यहाँ पे बस डैमेज नहीं लेंगे, बाकी सारी रेमेडीज बिल्कुल सेम आपकी यहाँ पर रहेगी। तो दैट्स पॉइंट यहाँ पे तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ या तो हम रेस्काइन करेंगे पार्टी को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, और इंसिस्ट किया जा सकता है पार्टी को टू परफॉर्म, कि भी तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। तो दो ही चीज यहाँ पर हो सकती है यहाँ पर, रेस्काइंड और इंसिस्ट। बट याद रखना, नो राइट, नो राइट टू क्लेम डैमेजेस, आप उससे कोई डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, याद रखना, नो राइट टू क्लेम द डैमेजेस। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है कि क्या क्या चीजें आपकी मिसरिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे आती है। और सेम पॉइंट बच्चों यहाँ पे याद होगा, सम सिचुएशंस, some situations where party कैन नॉट रेस्काइन। तो बच्चों इसमें मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, ये बिल्कुल आप इसमें लिख सकते हो कि जो भी सिचुएशन आपने वहाँ पे पढ़ी थी सेम एज फ्रॉड। तो ये वाला जो रेस्काइन का टॉपिक होगा, ये बिल्कुल जो आपने फ्रॉड में मैंने आपको बताया वही सेम आप यहाँ फॉलो करोगे। याद है ना क्या क्या था, पार्ट ने बेनिफिट ले लिया, कंसेंट दे दी, रिस्टोरेशन ओरिजिनल पोजीशन इज इम्पॉसिबल, तो वो सब सिचुएशन यहाँ पे आप उसको फॉलो करोगे जो यहाँ पर बताया गया है आपका, ठीक है यहाँ पे।
तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर कि ये सब किस में आता है, मिस रिप्रेजेंटेशन। मैंने क्या कहा आपको, फ्रॉड का टॉपिक अगर आपका हो गया तो मिस रिप्रेजेंटेशन वैसे ही बहुत सिंपल आपका हो जाता है। ठीक है। अब बच्चों इस टॉपिक में ना अगर मैं एग्जाम में बात करता हूँ, एग्जाम में ज़्यादातर ये फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन टॉपिक ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, केस स्टडीज बहुत रेयर ही वहाँ पे देता है। ठीक है। फिर भी मैंने अपने जो नोट्स हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, तो आप कर सकते हो वहाँ पे। लेकिन इसका बच्चों जो अभी एग्जाम में क्वेश्चन इसका आया था, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसका आया था, और वो क्वेश्चन क्या आया था, दैट द डिफरेंस, डिफरेंस बताओ फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये बच्चों मैंने अपनी बुक में दिया भी हुआ है पहले से ही, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, दिस इज योर पॉइंट। ठीक है जी। तो चलो आप पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों मिस रिप्रेजेंटेशन को क्या दिया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट मेड, वर्ड आर बच्चों यहाँ पे मेड इनोसेंटली, इनोसेंटली वहाँ पर किया गया है, एंड नॉन डिस्क्लोज मेटेरियल फैक्ट विदाउट एनी इंटेंशन। हमारी इंटेंशन नहीं थी कि हम लॉस पहुंचाना चाहते दूसरी पार्टी को, विदाउट एनी इंटेंशन, हमारी इंटेंशन नहीं थी। तो अल्टीमेटली क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव एसेशंस, रीच ऑफ द डिटेल हुआ है, मैंने आपको बताया लॉस भी हुआ है, बट वो लॉस कैसे हुआ है, इनोसेंटली, गलती से हुआ बट इनोसेंटली वहाँ पे हुआ है। ठीक है जी। क्या क्या राइट है बच्चे यहाँ पे, या तो अवॉइड रिस्क काइंड एंड, या फिर इंसिस्ट किया जा सकता है बस, है ना। तो यहाँ पर आप पार्टी से डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, तो उन्होंने डैमेज वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं बताया आपको, डैमेज क्लेम नहीं हो सकता। एंड ये पॉइंट मेरे को बता चुका बच्चों यहाँ पे, लॉस ऑफ राइट, तो सेम पॉइंट आपके, ये सेम पॉइंट वही रहेंगे जो हमने भी पढ़े थे कि किस किस केस में आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे, तो ये डिफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ बताई गई है, दैट द डिफरेंस बिटवीन द फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो दिस इज योर टॉपिक बच्चों यहाँ पर। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आपका बचता है बच्चों यहाँ पर, मैंने कहा था ना टोटल 5 सिचुएशन आपकी आती है, लास्ट वन डेट इज द मिस्टेक। तो देखो सारा आपका टॉपिक है जो दिया गया है, ये मिस्टेक का टॉपिक दिया गया है। ठीक है जी। बहुत ईजी टॉपिक है बच्चों यहाँ पर, तो ध्यान सुनना मिस्टेक होता क्या है। ठीक है? चलो आओ, तो इसका भी एक मैं आपको नोटिंग करा देता हूँ, मिस्टेक में क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम ले रहे हैं मिस्टेक, तो मिस्टेक का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई कंटेंट किया है लेकिन उस कंटेंट में कुछ गलतियाँ हो गई, करना कुछ चाहते थे, कुछ और कंटेंट हो गया, तो इसी के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैसा क्या कंटेंट वहाँ पर हो गया। तो चलो चेक करते हो यहाँ पे कि मिस्टेक में क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। तो जो मिस्टेक में जो यहाँ पर वो ले रहा है, तो दैट इज, मिस्टेक का पहले मतलब क्या होता है वो आप समझो यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे तो मिस्टेक का मतलब होता है बच्चों, दैट इज द एरनेस बिलीव अबाउट समथिंग। सिंपल ऐसे बच्चों याद रखो कि आपने कोई कंटेंट गलती से कर लिया है, करना नहीं चाहते थे। ठीक है। एरनेस बिलीव अबाउट द समथिंग, दैट्स योर पॉइंट बच्चों। यहाँ पे उसको क्या बोला गया, यहाँ पर उसको मिस्टेक कहा जाता है। ठीक है। अब क्या क्या किस तरह की मिस्टेक वहाँ पे हो सकती है बच्चों। यहाँ पे तो दो तरह की मिस्टेक उन्होंने कहा कि टू टाइप्स की मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है। या तो मिस्टेक आप करते हो एज टू लॉ, आपने क्या बोला कि भाई लॉ के मिस्टेक का बता रहे हो कि भाई मुझे पता नहीं था कि इस लॉ में ऐसा लिखा गया है। ठीक है। सेकेंड वन, मिस्टेक एज टू फैक्ट, मिस्टेक एज टू फैक्ट। अब जो मिस्टेक एज टू लॉ एंड मिस्टेक एज टू फैक्ट क्या होता है, ये पॉइंट ध्यान सुनना इसमें, यही पॉइंट समझने हैं आपके। लॉ का तो मतलब समझ में आ गया आपको, आप किस चीज़ का यहाँ पे बचना चाह रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कि सर मुझे पता ही नहीं था ये लॉ में ऐसा लिखा गया है और ये गलती हो गई, मैंने ये चीज़ फॉलो नहीं की। तो दैट्स में बच्चों यहाँ पे अगर आप इस तरह की कोई मिस्टेक बताते हो तो दो तरह की मिस्टेक हो सकती है लॉ में। या तो आप कह रहे हो जी मुझे ना इंडिया का लॉ नहीं पता कि क्या लिखा होगा, मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ, कॉन्टेक्ट कर लिया और बाद में मना कर रहे हो कि अच्छा सर मुझे पता ही नहीं था कि लॉ में ऐसा लिखा गया है। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे, अगर हम मिस्टेक करते हैं एज टू द इंडियन लॉ, तो गवर्नमेंट कहती है जी हम इसको मिस्टेक मिस्टेक मानते ही नहीं है, हम ये मान के चलेंगे कि आप ना झूठ बोल रहे हो, आपको पहले से ही सब कुछ पता था, आप जानबूझ के ऐसा मना कर रहे हो। तो यहाँ पे याद रखना बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक एज टू इंडियन लोगों ने क्या कहा कि इस केस में दैट इज द इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, तो उसको कोई एक्सक्यूज नहीं लिया जाएगा। कॉन्टेक्ट स्टिल वैलिड, कॉन्टेक्ट वैलिड रहेगा,
एंड पार्टी आपसे डैमेज क्लेम कर सकती है। आप यहाँ पे बच नहीं सकते, उसको इग्नोर करके आप बच नहीं सकते। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करके पार्टी उसको आपसे क्या कर सकती है, डैमेजेस वहाँ पर क्लेम कर सकती है। तो ये याद रखना यहाँ पे। अगर इंडियन लॉ में आप कह रहे हो जी इंडियन लॉ मुझे नहीं आता था, तो गवर्नमेंट उसको मिस्टेक मानकर चलेगी ही नहीं। ठीक है, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। सेकंड बात है बच्चों यहाँ पर, दैट इज द मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या ट्रीट कर रहे हो, यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि सर मुझे फॉरेन के लॉ नहीं पता, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि फॉरेन में क्या लॉ लगता है वहाँ पे। यहाँ गवर्नमेंट कहते हैं कि हाँ भाई ये मान लेते हैं आपको फॉरेन लॉ नहीं आते होंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं पता होगा आपको। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पर, तो इस केस में बच्चों यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम इसको मिस्टेक एज लॉ मान के चलेंगे नहीं, इसको हम ऐसे मान के चलेंगे जैसे कि आपने लॉ में नहीं, फैक्ट में मिस्टेक की है। ट्रीट एज मिस्टेक एज टू फैक्ट। और जो एग्रीमेंट आपने किया है उस एग्रीमेंट को हम वॉइड कह सकते हैं। यहाँ पे आप बच सकते हो, यहाँ पर ये एक्सक्यूज लिया जा सकता है कि सर मुझे फॉरेन लॉ नहीं पता। दैट्स योर पॉइंट। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे, इंडियन लॉ में मिस्टेक करोगे तो मिस्टेक मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया, फॉरेन लॉ में मिस्टेक करोगे तो यहाँ पर उसको ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो कौन सी मिस्टेक की आपने, मिस्टेक एज टू फैक्ट किया गया है एंड कॉन्ट्रैक्ट शेल वॉइड। बच्चों यहाँ पे ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रखना कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कह रहे हैं, कहाँ पे वॉइड हम कह रहे हैं। फिर बच्चों इसके बाद नेक्स्ट वन आता है जी मिस्टेक एज टू फैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्टेक एज टू फैक्ट। तो सेम थिंग बच्चों यहाँ पर, मिस्टेक एज टू फैक्ट में यहाँ पे क्या बताया गया, उसने कहा जी दो तरह की मिस्टेक हो सकती है। या तो हो सकता है सिर्फ एक पार्टी मिस्टेक में हो, जिसको नाम दिया गया दैट्स कॉल्ड द यूनिलेटरल मिस्टेक, एक पार्टी बिल्कुल क्लियर थी। एंड सेकंड लिया गया बच्चों दैट इज द बायलेटरल मिस्टेक, बायलेटरल मिस्टेक। तो दो तरह की मिस्टेक हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, दैट इज द यूनिलेटरल मिस्टेक एंड सेकंड वन दैट इज द बायलेटरल मिस्टेक। अब बच्चों यहाँ पे यूनिलेटरल का मतलब क्या है, तो मैंने क्या बताया आपको, वन साइडेड मिस्टेक, वन साइड, एंड सेकंड वन बोथ साइड। तो बच्चों याद रखना दोनों साइड से मिस्टेक है, फिर तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। बट बच्चों इस केस में एक पार्टी तो क्लियर थी ना, तो उन्होंने कहा जी इन जनरल तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, प्रॉपर वैलिड रहेगा। यहाँ पर आप नहीं बच सकते कि उसको वॉइड नहीं कह सकते। यहाँ पे एक पार्टी बिल्कुल क्लियर थी, तो वहाँ पर इसको हम वैलिड ही कहेंगे, वॉइड नहीं कहेंगे। ठीक है, बट ओनली टू सिचुएशंस, याद रखना यहाँ पे सिर्फ मैं दो सिचुएशन ले रहा हूँ, ओनली टू सिचुएशंस, कि जहाँ पर इवन यूनिटल मिस्टेक है स्टिल इट इज अवॉइड। तो सिर्फ दो सिचुएशन ऐसी आएंगी कि जहां पर वो यूनिलेटरल मिस्टेक की वजह से वॉइड हो जाएगा। फर्स्ट वन, अगर वो मिस्टेक होती है बच्चों वहां पर किसके रिगार्डिंग, मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ही चेंज कर दे। जैसे बच्चों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसे चेंज कर दें, सपोज आप कोई लोन एग्रीमेंट करने के लिए गए थे, गारंटी के डॉक्यूमेंट में साइन करके आ गई गलती से, तो उसकी वैलिडिटी रहेगी नहीं। किसी की गारंटी, कोई लोन तो किसकी रिगार्डिंग, तो दैट्स उसकी कोई ऐसी वैलिडिटी नहीं है। पॉइंट भी। या फिर बच्चों अगर कोई मिस्टेक होती है एज टू आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, तो उन्होंने कहा भी ये भी मिस्टेक यहाँ पर वॉइड मानी जाएगी भी, इवन चाहे वो यूनिलेटरल मिस्टेक क्यों ना हो, अगर पर्सन को पहचानने में कोई मिस्टेक अगर वहाँ पर होती है तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, जो यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी मिस्टेक यहाँ पर कवर की जाएंगी आपकी। इसी बच्चों यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे बायलेटरल मिस्टेक, उन्होंने कहा बायलेटरल मिस्टेक किस किस की हो सकती है, हो सकता है क्वालिटी की हो जाए, क्वांटिटी की हो जाए। ठीक है, तो बच्चों कौन कौन सी बताई गई है। फर्स्ट वन, ये बच्चों टॉपिक आपके एग्जाम में ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, डोंट वेरी। बायलेटरल मिस्टेक एज टू प्राइस, किस चीज़ के लिए बच्चों यहाँ पे, एज टू प्राइस, या फिर बायलेटरल मिस्टेक एज टू क्वांटिटी, बायलेटरल मिस्टेक एज टू क्वालिटी, बायलेटरल मिस्टेक एज टू existence of goods, bilateral mistake as to identity,
एंड 6 में बच्चों यहाँ पे बायलेटरल मिस्टेक एज टू टाइटल। तो इन चीज़ों की अगर मिस्टेक करते हो बच्चों यहाँ पे, तो उन्होंने कहा ये मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, सॉरी मिस्टेक वॉइड हो जाएगी। दैट इज 6 पॉइंट यहाँ बताएगा बच्चों यहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी ऑफ टाइटल। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, दैट्स कॉल्ड द बायलेटरल मिस्टेक, दिस इज कॉल्ड द बायलेटरल मिस्टेक। ये सब बच्चों आपको लर्न करना है यहाँ पे जो बताया गया है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एंड इसके साथ बच्चों जो मैंने स्टार्टिंग में आपका लिखा था कि भाई इसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो यही बच्चों बस ये 5 टॉपिक यहाँ पर डिफाइन किए गए थे आपके, कॉर्कन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड द मिस्टेक, ठीक है। और बच्चों आप मेरे नोट्स में अगर देखोगे तो मैंने प्रॉपर वैसे यहाँ डिफाइन किया गया है। देखो मिस्टेक में मिस्टेक ऑफ लॉ, इसको मैंने आपको बता दिया, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, लॉ ऑफ द कंट्री एंड मिस्टेक ऑफ द फॉरेन लॉ, पढ़ोगे सबको समझ में आएगा। बायलेटरल मिस्टेक प्रॉपर बता दिया मैंने आपको, बायलेटरल मिस्टेक किस किस चीज़ में हो सकती है, एग्जिस्टेंस, सब्जेक्ट एंड दिस वन। और जितने पॉइंट दिए मैंने हर एक के साथ हर एक का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल 6 पॉइंट दिए हैं, तो 6 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे यूनिटर आपका हो गया, इन जनरल यूनिटर मिस्टेक नहीं मानी जाती, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड रहेगा, लेकिन इसकी एक्सेप्शन थी कि जहाँ वॉइड माना जाएगा, तो मतलब ये 2 केस थे कि जहाँ पर एग्रीमेंट आपका वॉइड वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा था, ठीक है। दैट इज द मिस्टेक ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद एंड मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका इफेक्ट क्या पड़ा यहाँ पे, अगर बायलेटरल मिस्टेक थी तो एग्रीमेंट इज वॉइड, यूनिटल मिस्टेक में, हाँ जी यूनिटल मिस्टेक है किसके रिगार्डिंग, आइडेंटिटी के रिगार्डिंग वॉइड, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, बाकी सब में जो होगा नॉट वॉइड, तो वहाँ पे क्या रहेगा, प्रॉपर आपका वैलिड रहेगा, ठीक है बच्चों। तो दिस इज योर चैप्टर बच्चों यहाँ पे, तो चैप्टर नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंस आप इसमें से रीड कर सकते हो बच्चों, कोई भी आपको डिफरेंस छोड़कर नहीं जाना है, चाहे वो किसी भी चैप्टर का है, आपको यहाँ पर डिफरेंस प्रॉपर वे से लर्न करके जाना है जो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बस ये क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको इसके क्वेश्चंस लर्न आपको करने हैं ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो हमारा इसके साथ बच्चों चैप्टर नंबर जो 5 है ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है बच्चों, यहाँ पे कोई भी डाउट है फिर आप अच्छे से डाउट मुझसे ले सकते हो। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम नया चैप्टर हम करेंगे दैट इज द लॉफुल ऑब्जेक्ट, और वो भी हम एक ही क्लास में उसको खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।